हेलो साथियों, वेलकम। स्वागत है आप सबका। आज साथियों हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है आपके एसएससी एग्जाम्स में जीके के सिलेबस को लेकर जीके की क्या स्ट्रेटजी हमें रहनी चाहिए, कैसे मैं आपके सभी एग्जाम्स, चाहे वो जीके का कहीं भी कोई भी सेक्शन हो, अपने 70% मार्क्स जो है हमेशा सिक्योर कर पाता हूँ। क्या चीज़ें हैं, हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। आप सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में देखने का कोशिश करें, ताकि आपको आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बार बार मेहनत ना करनी पड़े, आपकी वही मेहनत हर एग्ज़ाम में काम आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमें ये बताया जाता है कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो हमारे जीके में आते हैं। तो सबसे पहले आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये 5 तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो नॉर्मली हमें पता भी होते हैं। लेकिन अपार्ट ऑफ दिस, इसके अलावा भी हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अपने आप में सबसे बड़ा रोल आजकल प्ले कर रहा है, और ये कह सकते हैं आप कि इस समय सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। जी हाँ, इसका नाम है सी, अर्थात करेंट अफेयर्स। ठीक है, और एक और टॉपिक है जिसका नाम है स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीके इन सभी टॉपिक से भी बन सकती है, या आप सब्जेक्ट जो भी कहना चाहें। और इनके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो टॉपिक भी आज मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि वहाँ से कैसे सवाल बनते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को समझने के बाद, इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद भी हम कैसे स्कोर कर पाएंगे, ये आज आप ध्यान से जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले वेटेज की, तो ये जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है, वर्तमान समय में सीए और स्टेटिक का वेटेज कुछ ऐसा ही है। ठीक है, कुछ ऐसा ही है। और अगर आप इसके बाद जाएंगे यहाँ पे, तो ये वेटेज आपको साइंस का दिख सकता है। ये हमेशा नहीं होता, पर साइंस का होता है। बाकी के जो आपके सेक्शन है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और एक सेक्शन यहाँ पर और बढ़ा दीजिए, पॉलिटी, समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि मेन फोकस जो है हमारा वो सी स्टेटिक पर है। अब इन सब चीज़ों को तैयार कैसे करें, ये सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, कि ये जीके के टॉपिक्स कौन कौन से हमारे पास होते हैं, और उनका वेटेज क्या रहता है, और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। चीज़ों को तो हम बाद में भी देख लेंगे डिटेल में, पहले ही समझिए। तो इकोनॉमिक एंड फाइनेंस से अगर हम बात करें तो लगभग 2 नंबर आ जाते हैं। वो करंट का भी हो सकता है और पुराना भी हो सकता है। कुछ बेहतरीन टॉपिक होते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, सेंसेक्स हो गए हमारे पास। ठीक है, और करंट में अगर हम बात करें तो बैंकिंग की रेपो रेट्स वगैरह से जो रेट होती हैं, उनसे सवाल आपके पास बन जाते हैं। ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। वो तीनों चारों क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जो आपको स्टैटिक का भी पार्ट लगेंगे, जैसे कोई परियोजना, कोई वाटरफॉल, कोई नदी, या फिर कोई चर्चा में रहने वाली नदी है जिसका नाम चेंज किया गया हो, ऐसा। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो 2 से 3 नंबर आपको हिस्ट्री भी दिख सकती है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी 1 से 2 नंबर किसी किसी शिफ्ट में ज़्यादा आ जाती है। साइंस एंड टेक मिला के 5 से 6 नंबर का वेटेज हो सकता है। और मिसलेरियस एंड सी ए 8 से 9 नंबर तक आती है। ये एक रफ आइडिया है कि लगभग चीज़ें इसी वे में आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है, शिफ्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती हैं। एसएससी में सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये रहता है कि जो पैटर्न पहली शिफ्ट का चलता है, वही पैटर्न आने वाली शिफ्ट का चलेगा। क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न वही रहता है। जैसे अगर पहली शिफ्ट में पूछा गया है अवार्ड एंड ऑनर का क्वेश्चन, तो उससे अगली शिफ्ट में क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए। अब आइए एक एक चीज़ पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के लिए। आपको पॉलिटी पर किस पर फोकस करना है, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका संविधान कैसे बना, यानी कि आपने कैसे कैसे अमेंडमेंट्स किए हैं। नॉर्मली मैं बात करूं तो ये आपके 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 एक्ट तक की कहानी को बताएगा कि कौन कौन से आपने एक्ट लिए। फिर सोर्सेज ऑफ इंडिया, आपने संविधान में क्या क्या चीज़ें कहाँ से ली हैं, आपके पास कितने आर्टिकल, कितने शेड्यूल है, उसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद, पंचायत,
CAG, अटॉर्नी जनरल, चीफ मिनिस्टर्स, सिटीजनशिप, आर्टिकल 370, इमरजेंसी कमिश्नर, लोकसभा राज्यसभा बिल्स, प्राइम मिनिस्टर, याचिकाएं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट्री फंड। पार्लियामेंट्री फंड का मतलब संचित निधि, सामयिक निधि, किसको कहाँ से पैसे दिए जाते हैं, कैसे निकलता है। रिट मतलब याचिका, जो आपके आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की दी गई है, आप सभी को ये मालूम है। और बिल्स में किस तरीके के बिल होते हैं, मनी बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल होता है नॉर्मली। अटॉर्नी जनरल आपका आर्टिकल 76 की बात कर रहा है। CAG आपका 148 से 151 की बात कर रहा है। आप सारे आर्टिकल्स के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए। ये इतने टॉपिक हैं, अगर आपने इन टॉपिक को कवर कर लिया, आपको पॉलिटी में अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना जो आपका SSC पूछेगा। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक लिखे हुए 1 बाय 1 एक ही टॉपिक आपको ऐसे ही पढ़ लेना है, इसके अलावा कुछ भी अलग से मत पढ़िए। ठीक है, आप निश्चित ही एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे। ये पॉलिटी की सेक्शन की बात हो गई। ठीक है, और ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने चीज़ें पढ़ी हैं। मैं 4 साल से पीछे जीके पढ़ाता चला आ रहा हूँ, चाहे वो रेलवेज के लिए हो, चाहे SSC के लिए हो, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, फिर भी कुछ लोगों को लगता है और कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि चीज़ें सर अलग से आ जाती हैं। देखिए, अलग से नहीं आती, कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस में कमी रह जाती है, और कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि जो टॉपिक हमने पढ़ा उसकी रीच कहाँ तक है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने गवर्नर पढ़ा। ठीक है, तो इस गवर्नर के अंदर आपको ये भी पढ़ लेना होगा कि कौन सा गवर्नर हाल ही में किसी स्टेट से चेंज हुआ। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को कवर करने लग जाएंगे तो फिर आपका सिलेबस बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पॉलिटी की बात हो गई। इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उस पर आपको बता देता हूँ। फॉर्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट, आपका सोर्सेस इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास लोकसभा राज्यसभा से सवाल बनेंगे, आपको रीट से सवाल, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करें इकोनॉमिक्स की। देखिए, इकोनॉमिक्स एक बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चे बिल्कुल कम पढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी बैंकिंग, पीपल पॉवर्टी, टैक्स एंड बजट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊं अगर, तो कौन कौन से चैप्टर पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको इन्फ्लेशन पढ़ना है, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। ठीक है, उसके बाद आपको बैंकिंग पढ़ लेना है। बैंकिंग मुख्य रूप से आपको पॉलिसीज पढ़नी है, मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह किस तरीके से रेगुलेट होती है, जिसमें आपको RR, CRR, SLR ये सब पढ़ने को मिलता है। उसके बाद आपको पढ़नी है एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी कहना चाहें, बेरोजगारी किस तरीके से रेगुलेट होती है। ठीक है, फिर आपको सीधे 5 ईयर प्लान पढ़ना है, 5 ईयर प्लान। ठीक है, पंचवर्षीय। और फिर आपको कुछ क्रांतियां पढ़नी है, जैसे कि औद्योगिक क्रांति कैसे आई। ठीक है, नई क्या LPG क्या है, हमारा लिबरेशन प्रोविजन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। और फिर थोड़ी सी करंट की चीज़, कि वर्तमान में कौन सी GDP की रेट चल रही है, कौन सा GNP। हाँ, आजकल एग्जाम में रिलेशन बहुत पूछा जाता है GDP का, GNP का, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैसे मूल्यह्रास होता है, क्या शुद्ध सकल आय है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको इकोनॉमिक्स से लेकर, एक सवाल या 2 सवाल जो भी बन रहा है उसमें एक आप डेफिनेटली कर लेते हैं, परेशान मत होइए। ठीक है, आगे बढ़िए। सॉरी। चलिए अब बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री की, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। एंशियंट भी है, मेडिवल भी है, मॉडर्न भी है। सबसे पहले आपको बात करना है कि किस पर फोकस करें। तो SSC की रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आपको मेडिवल और मॉडर्न पढ़ना है। ठीक है, मेडिवल और मॉडर्न ज़्यादा पढ़ना है। एंशियंट में जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, ये पढ़ लीजिए कि किसकी खोज किसने की है और कौन सी चीज़ कहाँ से प्राप्त हुई है, बस। उसके बाद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है इसको। मौर्य एम्पायर पढ़ना है आपको, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, नॉर्मल पढ़िएगा। पोस्ट मौर्यन में जो आपके शुंग, कण्व, सातवाहन दिखेंगे उन्हें पढ़ना है। और फिर गुप्ताज पीरियड पढ़िए, गुप्ताज पीरियड को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ये एंशिएंट में आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखिएगा। और मेडिवल की अगर हम बात करें तो मेडिवल में आपको दिल्ली सल्तनत से कहानी स्टार्ट करनी है। उसके पहले के सवाल थोड़े से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा बस यही पूछेगा कि मोहम्मद बिन कासिम कब आया, गजनवी कब आया, या सोमनाथ का, बस। ठीक है,
फिर रिलीजियस मूवमेंट इन 15th एंड 16th सेंचुरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। मुगल डायनेस्टी, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर लेटर मुगल्स एंड मराठा। लेटर मुगल आपको पढ़ना नहीं है, आप मराठा पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मुगल पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। ये आपको मेडिवल पर फोकस करना है। अगर हम बात मॉडर्न पे करेंगे तो मॉडर्न में यूरोपियन ब्रिटिश कॉन्स्पेंट, कैसे कंपनियां आई हमारे यहाँ, क्या क्या युद्ध हुए, जैसे प्लासी, बक्सर, इंपॉर्टेंट हैं। सोशल कल्चर अवेकिंग और 1857 की क्रांति, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कांग्रेस के जो भी अधिवेशन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद गवर्नर जनरल वायसराय किस तरीके से आते हैं और हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें करते हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा। मॉडर्न पर पूरा फोकस करना है और सिर्फ एसएससी एग्जाम के लिए नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो। ठीक है, अब बात करेंगे इनके लिए बुकें। ठीक है, बुक का भी बहुत इशू रहता है बच्चों के साथ। आप बुक को लेकर बिल्कुल भी प्रेशर मत लिया करें। अगर आपने अपनी छोटी वाली प्यारी वाली लूसेंट भी पढ़ रखी है ना, तो आप लूसेंट ही पढ़ें, मैं आपको कोई और बुक सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, आप उसी लूसेंट को पढ़िए बिल्कुल, लेकिन अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं कि अब उस छोटी सी किताब में भी आप पेन से टिक लगाकर मार्क कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये अनइम्पॉर्टेंट है। जब छोटी सी ही बुक है तो उसमें सब इंपॉर्टेंट है ना। सब कुछ पढ़िए, बिल्कुल मन से पढ़िए, ये याद रखिएगा। आगे मैं बताऊंगा उसके बाद आपको क्या करना है। देखिए, साइंस की बात करें, साइंस टॉपिक या सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत कुछ इसमें है, लेकिन एग्जाम में हमें सबसे ज़्यादा बायोलॉजी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब इसमें क्या पढ़ना है, देखिए फिजिक्स से ग्रेविटी पढ़िए, ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है किसी चीज़ के होने ना होने से, आने जाने से, ये। फिर मोशन पढ़िए, वर्क पढ़िए, प्रेशर पढ़िए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट याद करना होगा, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन चैप्टर पर फोकस करिए। इसके अलावा किसी चैप्टर पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो यूजेस, कॉमन नेम्स एंड कंपोजिशन ऑफ वेरियस, ऐसा बहुत पूछा था, जैसे वॉशिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इस तरीके से। एलॉय से सवाल जरूर आएगा, किसकी क्या एलॉय है। हीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है इसके बारे में, एसआई यूनिट, ये तो खैर अलग ही पार्ट हो गया, फिजिक्स का भी है। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज क्वेश्चन आता है, जैसे दूध से दही का बनना, लकड़ी का जलना, कागज का जलना, वगैरह वगैरह। डेली लाइफ में जो केमिस्ट्री हम यूज करते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हाइड्रोकार्बन्स से सवाल आ सकता है, एल्केन से आ सकता है, मोल कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मेटल नॉन मेटल इन सब चीज़ के बारे में अगर आप डिटेल पढ़ लेते हैं तो बहुत चीज़ें कवर हो जाएंगी। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है बायोलॉजी का। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड देयर फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लांट पर फोकस ज़्यादा करना है। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शन, ये दोनों चीज़ें अगर आपने तैयार कर ली तो बहुत कुछ पहले ही आपका कवर। फिर आप एनिमल किंगडम पढ़िए, आपको प्लांट किंगडम पर भी थोड़ा ध्यान डालना होगा। डिसीज प्रिवेंशन एंड क्योर, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिएंट्स एंड डिफिशियंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड सर्कुलेशन, ह्यूमन ब्रेन, इंपॉर्टेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम, इंपॉर्टेंट। और रेस्पिरेशन, इन्हीं टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं और आने वाले एग्जाम में भी आएंगे। दोस्तों, जितने टॉपिक आपको बता रहा हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको, लिख के सिर्फ ऐसे ही हवा में नहीं बता दे रहा हूँ। इनको जरूर से पढ़ लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो गलती मत करना इन्हें इग्नोर मारने की, है ना। इसके अलावा अगर आप बाकी छोड़ भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दिल पर हाथ रख के जा सकते हो। बात करें देखिए ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा आसानी से कहा जा सकता है कि सर आप इंडियन ज्योग्राफी को पूरा पढ़िए, स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पूरा पढ़िए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है आपको, नॉर्मली किसी कॉन्टिनेंट से जुड़ी अगर कोई बहुत खास बात है तो वो पढ़ लीजिए, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इंडियन ज्योग्राफी में क्या आता है, तो रिवर्स आती हैं, सॉइल आती है, फार्मिंग कृषि आती है हमारी, पर्वत आते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ आता है। हाँ, आपको मानसून वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हमारे वनडे एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, मानसून, जलवायु, इन सब चीज़ों से कम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का सेक्शन है, ज्योग्राफी सेक्शन बच्चे आसानी से कर लेते हैं, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। उसके अलावा जो चीज़ें हैं जो अभी तक आपने नहीं देखी उसको देखिए। इम्पोर्टेंट डे एंड डेट्स और साथ में इसकी थीम भी, ये करंट का भी आ सकता है, स्टेटिक भी आ सकता है। स्टेट एंड इट्स फोक पेंटिंग्स, इसकी चित्रकला इंपॉर्टेंट है, कौन सी राज्य में कहाँ क्या। ठीक है, नो योर स्टेट एंड देयर सिंबल्स,
यानी कि राज्य की पशु क्या है, राज्य पक्षी क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, क्लासिकल एंड फोक डांस स्पेशली इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फेमस टेम्पल इन इंडिया, लिस्ट ऑफ इंडियन मॉन्यूमेंट्स, खासकर यूनेस्को से रिलेटेड, निकनेम ऑफ द इंडियन साइट्स, हाल फिलहाल में बहुत चेंज किए गए, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस, अवार्ड्स एंड देयर फील्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट डैम्स इन इंडिया, 28 स्टेट्स एंड देयर लैंग्वेजेस, फेमस बुक एंड देयर ऑथर्स, लेक्स इन इंडिया। इनके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जो आती हैं। फिलहाल ये मैंने वो टॉपिक रखे हैं जो आजकल चर्चा में रहते हैं। ठीक है जी, तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। इन सभी चीज़ों को एक बार जरूर से आपको देखना है। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िए मेरे प्यारे भाई। अब बात करें कि सर इतना याद कैसे रखें, तो जरा देखिए ध्यान से। लिखा है अंडरस्टैंड द टॉपिक बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम। सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक को कस के समझ लेना है। ठीक है, आप एक बार टॉपिक को अच्छे समझ, जैसे मान लीजिए मैंने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा, मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया कि मुझे सबसे पहले गुलाम वंश पढ़ना है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश पढ़ना है, फिर तुगलक वंश पढ़ना है, फिर सैयद वंश पढ़ना है और फिर लोधी वंश पढ़ना है। हमें ये पता चल गया इनमें कौन कौन से राजा आते हैं, हमें ये पता चल गया। हमने ये भी जान लिया कि उन्होंने क्या क्या किया। अभी आपको ये नहीं ध्यान रखना कि कितना आता है कितना नहीं। फिर आप क्या करिए, मेक शॉर्ट नोट। आप उनके छोटे से नोट्स बना लीजिए अपनी तरफ से जितना आपको याद है। रिवाइज दी हैंड रिटन नोट्स ऑन रेगुलर बेसिस। कोशिश करिए कि उन्हें दूसरे तीसरे दिन जैसा भी आपके पास टाइम है उन्हें रिपीट करते रहे। गिव रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट और क्विज। आप ऑनलाइन टेस्ट और क्विज दीजिए, उसका खुद एनालिसिस करिए। ठीक है, एनालाइज द मिस्टेक एंड ट्राई नॉट टू रिपीट। कोशिश करिए कि वो दोबारा गलती ना हो। गलती एक बार होगी, दूसरी बार होगी, तीसरी बार होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, है ना। 5 बार उसी किताब को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, एसएससी कभी नहीं निकलने वाला। ठीक है, एसएससी का मतलब है मेरे प्यारे भाई ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, ओनली प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो करके जाओ। उसके लिए आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक खरीदिए, कोई भी खरीदिए, डजंट मैटर। मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। हाँ, कोशिश करिए कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हो जाए। ठीक है, आपने लूसेंट से एक बार टॉपिक पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़ लीजिए टॉपिक को और फिर उसके क्विज दीजिए, टेस्ट दीजिए, अपनी गलती को एनालाइज करिए। ठीक है, ऐसा करना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही, अभी से ही। आपके रिजल्ट में क्या सुधार होता है आपको खुद दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में, कैसा भी वो एग्जाम हो, 70 to 80% जो जीके होगी आप निश्चित तौर पर करोगे। उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर आपने 70% नहीं किया, तो आप ये अपने मन में आराम से सोच लीजिएगा कि फिर बाकी बच्चों ने भी इस पेपर में इतना ही किया होगा, क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखा है। ठीक है, और अगर सबके लिए जो कठिन है तो फिर वो आपके लिए भी कठिन है, और सबके लिए कठिन तो नंबर भी, कट ऑफ भी कम जानी है। ठीक है, इसीलिए बी पॉजिटिव, अच्छे से पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है। जीके बड़ा विषय है, कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन राजा है। कैसे? 25 क्वेश्चन प्री में आने हैं, अगर आपको आ रहे हैं तो 5 मिनट भी नहीं लगता है। 5 से 7 मिनट मैक्सिमम है इन 25 क्वेश्चन को करने के लिए। दुनिया में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो इतने कम टाइम में करा सकता है। ठीक है, तो एक बार मन से पढ़िए, ठान लीजिए, कुछ दिनों की बात है, सिलेक्शन आपके साथ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। टॉपिक एक बार फिर से आप देख लीजिएगा और अच्छे से वीडियोस को 2-3 बार रिवाइज करिए ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी अच्छी जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है साथियों, कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए इस समय यहाँ पर 50% लिखा हुआ है, बल्कि 53% हो चुका है, क्योंकि 33% उसने ऑफर दिया है और 20% आपको और डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 53% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, ये आप ले सकते हो, इसका आप यूज़ कर सकते हो। आज आपका लास्ट डे है। उसके लिए आपको जो कोड यूज़ करना है वो है समर YT10। ठीक है, समर YT10 आपको रेफरल कोड यूज़ करना है, SAMARYT10। याद रखिएगा, ये सारे वो बच्चे हैं जो हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ अपनी तैयारी किए हैं और सिलेक्शन लिए हैं। CGL 2021 में 1000 में 13 बच्चे हैं जो ये मानते हैं कि हाँ अनअकैडमी बेस्ट है। आपका SSC CGL 2023 का ऑल इंडिया रैंकर बैच स्टार्ट हो चुका है, आप फटाफट से उसे ज्वाइन कर लीजिए। और CHSL 2023 के लिए भी लक्ष्य बैच आ चुका है। तो तैयारी सुनिश्चित करने के लिए जुड़ जाइए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ। दुनिया तो नहीं कहेंगे, इंडिया के बेस्ट टीचर आपके साथ हैं आपकी तैयारी को सुनिश्चित कराने के लिए।
ठीक है, आप चाहे तो नोट्स खुद भी डाउनलोड कर सकते हो और नोट से पढ़ाई कर सकते हो अगर आपका नहीं मन है लाइव क्लास लेने का या जैसी भी आपकी इच्छा, ठीक है। तो आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।